हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। ठीक है, इसमें हम बात करने वाले हैं, देखो जैसा कि हमारी अभी तक प्लेलिस्ट चलती आ रही है, हमने स्टार्टिंग से हर एक टॉपिक को, एम लक्ष्मीकांत की हर एक टॉपिक को कवर अप किया है, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो। ठीक है, अब उसके आगे हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट के बारे में। और ठीक है, इसमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंट की क्या इलेक्शंस कैसे होते हैं, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है, इम्पीचमेंट कैसे होती है प्रेसिडेंट की, और कुछ पार्डनिंग पावर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझना और पढ़ना। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं इलेक्शन से पहले, कि हम सभी को पता है कि पार्लियामेंट क्या होती है। देखो, पार्लियामेंट वही है जो लोकसभा और राज्यसभा और प्रेसिडेंट, इन तीनों को मिलाकर एक पार्लियामेंट बनती है। और पार्लियामेंट का काम क्या होता है? पार्लियामेंट का काम होता है देश के लिए कानून बनाना। ठीक है, लोकसभा में अप्रोक्स 550 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में अप्रोक्स 250 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, ये चीज हम सभी को पता है। और जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा हो, उन दोनों मेंबर्स, चाहे कोई किसी भी हाउस के मेंबर्स हो, उनको हम क्या कहते हैं? मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एमपी। ठीक है, ये बेसिक सभी को पता है। ठीक है, अब दूसरी बात कि जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, देखो राज्यसभा में दो तरह के मेंबर्स बैठते हैं। पहले होते हैं कौन से? इलेक्टेड मेंबर्स, और दूसरे होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स, प्रेसिडेंट 12 मेंबर्स, जो राज्यसभा के 12 मेंबर्स अप्रोक्स होते हैं, उनको नॉमिनेट करते हैं। ठीक है, बाकी के जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स वो होते हैं जो अपने देश की जनता के द्वारा इलेक्ट होकर आते हैं, और नॉमिनेटेड वो होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक है, नॉमिनेट करते हैं वो होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स, और जो इलेक्ट होते हैं देश की जनता के द्वारा वो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, ये बेसिक्स ना सभी को पता है। तो राज्यसभा में अप्रोक्स 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 12 के अप्रोक्स नॉमिनेटेड होते हैं और बाकी के मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं। ये चीजें सभी को पता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो, जब भी प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब कौन कौन लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट दे सकते हैं। तो पहला आ जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में वही मेंबर्स वोट दे सकते हैं, वही मेंबर्स अपने वोटिंग कर सकते हैं प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने में, जो इलेक्ट होकर आए हों लोगों के द्वारा। यानी कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ वही लोग अपने वोट दे सकते हैं। किसके लिए? प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ऑल स्टेट्स। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं, जैसे कि जो भी एमएलएज होते हैं, जो इलेक्टेड एमएलए होते हैं, वो लोग अपना वोट दे सकते हैं। हर एक स्टेट के जितने भी एमएलए हैं वो अपना वोट दे सकते हैं। तीसरा आ जाता है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। यानी कि आप एक चीज देख रहे हो, मैंने 3 कंडीशंस बताई, तीनों में मैंने बात करी है कि चाहे राज्यसभा के मेंबर्स हों, चाहे विधानसभा के मेंबर्स हों, चाहे लोकसभा के मेंबर्स हों, और चाहे दिल्ली एंड पौंडीचेरी के मेंबर्स हों। ठीक है, तो हर एक मेंबर इलेक्टेड होना चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना वोट नहीं दे सकता। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जब भी अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं, तो आप हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स की बात करोगे। और तीसरी कंडीशन में ध्यान रखना, जो यूनियन टेरिटरी आती है दिल्ली एंड पौंडीचेरी, सिर्फ ये 2 यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स, इलेक्टेड मेंबर्स अपना वोट दे सकते हैं, और किसी यूनियन टेरिटरी के मेंबर्स वोट नहीं दे पाएंगे, सिर्फ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ठीक है, तो एमएलए यानी विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और दिल्ली एंड पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ अपना वोट दे सकते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये चीज आप सभी को क्लियर होगी, नॉमिनेटेड मेंबर्स अपना वोट नहीं दे सकते। ये चीज आप सभी को क्लियर हो गई होगी अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि प्रेसिडेंट की वोटिंग कैसे होती है। बहुत ध्यान से समझना कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट हम सबने पढ़ा है और सुना है, लेकिन कई बार क्या होता है, काफी बच्चे रट लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बट उनको समझ में नहीं आती चीजें। ठीक है, कि भाई अब मान लो 3 लोग हैं, मैं आपको समझा रहा हूं, आप बहुत ध्यान से समझना। 3 लोग हैं, पहला बंदा मैं हूं, दूसरा एक मेरा सब्सक्राइबर है, और तीसरा है सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड। 3 लोग प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़े हुए हैं। ठीक है, 3 लोग प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हुए कि भाई अनमोल कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, मेरा सब्सक्राइबर कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं, और सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड कह रही है कि भाई मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूं। अब इनका तीनों के लिए वोटिंग सिस्टम होगा। वोटिंग सिस्टम में देखो,
जो राज्यसभा लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं और जो दिल्ली एंड पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो सभी लोग आएंगे, वो अपना वोट देंगे। अब वोट का ऐसा नहीं जैसे हम नॉर्मली हम लोग जो देश की जनता है जब वो वोट देने जाती है तो हम एक एक बटन दबा के आ जाते हैं कि भाई हम बीजेपी को वोट दे रहे हैं, वह बटन दबा दी, या हम राहुल गांधी को वोट दे रहे हैं, ठीक है, या हम अखिलेश यादव को वोट दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। वहां पर जब भी कोई इलेक्टेड मेंबर अपना वोट देने जाता है तो उसमें क्या होता है, उनकी प्रेफरेंस होती है कि अगर मान लो ए नाम का बंदा वोट देने गया, ठीक है, मतलब मान लो लोकसभा या राज्यसभा का कोई भी मेंबर अपना वोट देने गया, प्रेसिडेंट वो चाहता है कि वो वोट देने गया कि भाई हमारे देश का प्रेसिडेंट ये बनना चाहिए, तो उसकी मान लो पहली प्रेफरेंस है, वो चाह रहा है कि मेरी पहली प्रेफरेंस है कि अनमोल नाम का बंदा, यानी जो अनमोल प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा हुआ है, वो प्रेसिडेंट बने। मतलब उसकी पहली प्रेफरेंस है, पहले वो ये चाहता है कि मैं चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो मेरी प्रेफरेंस है उसमें अनमोल प्रेसिडेंट बने। और इन सपोज अगर अनमोल प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है तो सेकंड प्रेफरेंस मेरी होगी कि ये सब्सक्राइबर प्रेसिडेंट बने। और अगर सब्सक्राइबर भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाता है तो सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड प्रेसिडेंट बने। ठीक है, ऐसे ही बी नाम का बंदा आया, बी नाम के बंदे ने कहा कि मेरी पहली प्रेफरेंस है कि सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड प्रेसिडेंट बने, और दूसरी उसकी प्रेफरेंस थी कि अनमोल प्रेसिडेंट बने, और तीसरी उसकी प्रेफरेंस थी कि अगर अनमोल भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाता तो सब्सक्राइबर प्रेसिडेंट बने। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन होती है कि आप अगर ये चाहते हो, अगर आपकी इच्छा है कि आप चाहते हो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर ही प्रेसिडेंट बने और आपकी कोई प्रेफरेंस नहीं है, अगर आप नहीं चाहते हो कि मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, मेरी एक ही बंदा प्रेफरेंस है, सपोज मैं हूं, मैं बस ये चाहूंगा कि अगर हमारे देश का प्रेसिडेंट बने, अगर मेरे पास तीन ऑप्शन है, योगी जी, आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी वो, या फिर मोदी जी, अगर इन तीनों को सामने खड़ा कर दिया है और मेरे से कोई पूछे कि तुम्हारी प्रेफरेंस किसको होगी सबसे पहली, तो मैं कहूंगा कि बीजेपी में जो नरेंद्र मोदी हैं वही हमारे प्रेसिडेंट बने। बाकी मैं ना तो योगी जी को प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूं ना ही केजरीवाल को। तो वहां पर उन दोनों को अगर मैं प्रेसिडेंट बनाना ही नहीं चाहता, मेरी प्रेफरेंस ही नहीं है, तो वहां पर मैं सिंपल 0-0 करके लिख आऊंगा, और जो मेरी पहली और लास्ट प्रेफरेंस होगी वहां पर मैं 1 लिख कर आ जाऊंगा। ठीक है, तो आप प्रेफरेंस का मतलब यहां पर ये समझे कि अगर 3 बंदे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं या 4 बंदे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस देकर आओगे। ठीक है, आप अपनी का मतलब यहां पर यह है कि लोकसभा, राज्यसभा, या फिर दिल्ली एंड पौंडीचेरी, या फिर एमएलए जो भी इलेक्टेड हैं, वो लोग अपनी प्रेफरेंस देकर आएंगे। सब लोग अपनी अपनी प्रेफरेंस देंगे कि पहली प्रेफरेंस ये, दूसरी प्रेफरेंस ये, तीसरी ये। अब सपोज मान लो, अब सपोज यहां पर क्या बात कही गई है, अब एक चीज समझना कि सबसे पहले जब आप एक प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जब भी कोई खड़ा होता है, जब भी कोई प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटस इंडियन गवर्नमेंट के सामने उसको दिखाना पड़ेगा कि उसकी धनराशि, उसकी जमा पूंजी कितनी है, क्या है, उसके पास कितना पैसा है। ठीक है, कोई भी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए खड़ा होना चाहता है तो उसको अपना फाइनेंशियल स्टेटस उसका क्या है वो सरकार के सामने, भारत देश की सरकार के सामने रिप्रेजेंट करेगा। ये कंडीशन होती है प्रेसिडेंट की इलेक्शन के लिए खड़े होने के लिए। ठीक है, अब सपोज मान लो कि 100 लोगों ने प्रेसिडेंट को वोट दिया, मतलब प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए अपने वोट दिए। अब उसमें क्या हुआ कि 40 लोगों ने अपनी पहली प्रेफरेंस अनमोल को दी, मतलब 40 लोगों ने वोट अनमोल को दिया। ठीक है, 35 लोगों ने अनमोल को 35 लोगों ने किसको वोट दिया, सब्सक्राइबर को वोट दिया, और 25 लोगों ने वोट दिया सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड को। यानी कि टोटल 100 लोगों ने वोट दिया, जिसमें 40 वोट गए अनमोल को, 35 वोट गए सब्सक्राइबर को, और 25 वोट गए सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड को। अब एक चीज देखो, मैंने यहां पर मैंने लिखा एक सेकेंड, यहां पर मैंने लिखा कि 25 वोट गए किसको, सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड को, सब्सक्राइबर को मिले 35 वोट और अनमोल को मिले 40 वोट। अब सबसे पहले जो सबसे कम वोट हैं वो तो पहले ही लिस्ट से हट गया, वो तो सबसे पहले लिस्ट से हट गया। अब बचा इन दोनों में कंपटीशन। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना कि जब 100 में से 25 वोट सब्सक्राइबर की गर्लफ्रेंड को मिले तो इन जो 25 लोगों ने वोट दिए थे इनकी और भी प्रेफरेंस होगी सेकंड या थर्ड। तो ये जो हट गए ना, ये सब्सक्राइबर गर्लफ्रेंड जब डिलीट हो गई, हट गई, इस पोजीशन के लिए खड़े होने की पोस्ट के लिए हट गई, वो उसके सबसे वोट सबसे कम थे। तो अब ये जो मेंबर्स हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। अब इन 25 मेंबर्स में से 18 लोगों की पहली प्रेफरेंस थी, यानी कि 25 में से 18 लोगों की प्रेफरेंस थी कि सब्सक्राइबर प्रेसिडेंट बने, और 25 में से 7 लोगों की प्रेफरेंस थी अनमोल प्रेसिडेंट बने।
अब आप देखो ये जब ये मेंबर्स डिवाइड हो गए तो इन 25 में से 18, 35 और 18 ये ऐड हो गए और 40 और 7 ये ऐड हो गए, तो अनमोल के तो टोटल 47 वोट्स रहे और सब्सक्राइबर के 53 वोट्स आ गए। तो यहां पर आप देख रहे हो कि इन दी एंड ऐसा नहीं था कि यहां पर पहले अनमोल के ज्यादा थे तो अनमोल प्रेसिडेंट बन गया, ऐसा नहीं है। उसके बाद भी जब कोई डिलीट हो जाता है तो उस जो मेंबर्स सबसे कम थे वो मेंबर्स भी डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, तो उनको यहां पर ऐड कर दिया गया। तो यहां पर देखो सब्सक्राइबर प्रेसिडेंट बना, यानी कि अनमोल प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आउट हो गया, वो अब प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, यानी कि यहां पर प्रेसिडेंट कौन बना, सब्सक्राइबर प्रेसिडेंट बना। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और मैं एक बार वापस से रिपीट करता हूं, सपोज 100 लोगों ने वोट दिया, ठीक है, पहले प्रेसिडेंट को 40 वोट मिले, दूसरे को मिले 35 तो तीसरे को मिले 25। 25 वाले के जो सबसे कम वोट थे वो तो ऑलरेडी डिलीट हो गया, वो हट गए, उनका कोई अब उनकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं बची। लेकिन अब वो 25 मेंबर्स की और भी प्रेफरेंस थी उन दोनों में भी, तो उन 25 मेंबर्स को डिवाइड हुआ। 18 लोगों ने कहा कि भाई सब्सक्राइबर प्रेसिडेंट बने और 7 लोगों ने कहा कि भाई अनमोल प्रेसिडेंट बने, ठीक है। लेकिन जब 40 और 7 ऐड किए गए तो 47 वोट अनमोल को मिले और 35 और 18 ऐड किए तो 53 अप्रॉक्स वोट सब्सक्राइबर को मिले। तो यानी कि सबसे ज्यादा वोट किसके थे, सब्सक्राइबर के, तो वो प्रेसिडेंट बन गया, ठीक है। तो आप यहां पर ये चीज समझ पा रहे हो, और इसी को कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि वोट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वो 25 में से जो मेंबर्स थे उनके वोट ट्रांसफर हो गए, ठीक है। सो प्रेसिडेंट विल नाउ बी माय सब्सक्राइबर, ठीक है। ये चीज आप यहां पर समझिए, यानी कि अब जो भी सब्सक्राइबर हमारा इस वीडियो को देख रहा है, अगर उसने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो प्रेसिडेंट बन चुका है, मैंने उसे प्रेसिडेंट बना दिया, ध्यान रखना, ठीक है। सो और इसी को हम कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। और जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ है, जिस तरह का प्रोसेस रहा है, उसी तरह से वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए भी सेम प्रोसेस होता है, सेम STV वोटिंग के साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब ऐसा देखो, हम लोग नॉर्मल जो जनता वोट देती है वो बटन दबा के वोट देती है, पर ऐसा नहीं होता। जो प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उनमें टिक करना होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, ठीक है। तो वहां पर MP जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्रीन पेन से वोट देते हैं, और MLA यानी जो राज्य के विधानसभा के जो मेंबर्स होते हैं MLA, वो पिंक पेन से वोट देते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ध्यान रखना। हालांकि ऐसा आपको जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलेगा, बट अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको डेफिनेटली ये चीज कहीं ना कहीं मिल जाएगी देखने को, ठीक है। ये था पूरा इलेक्शन प्रोसीजर। अब हम बात करने वाले हैं इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट की, कि भाई इम्पीचमेंट कैसे की जाती है प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाता है और प्रेसिडेंट को क्यों हटाया जाता है, ठीक है। देखो, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए सिर्फ एक रीजन चाहिए कि वो अगर प्रेसिडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, तो प्रेसिडेंट को हटाया जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं कि प्रेसिडेंट को तब हटाया जाएगा, कौन सी कंडीशंस नहीं है कि प्रेसिडेंट को नहीं हटाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को डिफाइन नहीं करता, इस बात को डिफाइन नहीं करता कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जब प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करेगा तो उसको हटाया जाएगा, ये उसकी इंपीचमेंट की जाएगी। ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं। अब इंपीचमेंट की बात समझना। पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा चाहती है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए। अगर लोकसभा चाहती है प्रेसिडेंट को हटाया जाए तो लोकसभा को कहा जाएगा, उस हाउस को कहा जाएगा इनिशिएटिंग हाउस, यानी कि उस हाउस ने इनिशिएट किया है, कि उसने शुरुआत करी, उसने पहल करी कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, ठीक है। और ऐसा देखो, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए कोई भी हाउस इनिशिएट कर सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी। मैं बस यहां पर आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं कि सपोज लोकसभा ने इनिशिएट किया कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा इनिशिएटिंग हाउस। अब दूसरी बात कि अगर लोकसभा ने इनिशिएट किया है कि भाई प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, एक पेपर पर 1/4 मेंबर्स के सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे, तब जाके इंपीचमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो भी हाउस चाहता है कि प्रेसिडेंट को हटाया जाए, तो उस हाउस के मेंबर्स को एटलीस्ट 1/4 मेंबर्स से एक पेपर पर सिग्नेचर करवाने होंगे, तब जाकर
प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट को स्टार्ट किया जाएगा, उस प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। और जब स्टार्ट हो जाएगी तब एक 14 डेज का नोटिस प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। अब उस 14 डेज का नोटिस इसलिए भेजा जाता है, प्रेसिडेंट से कहा जाता है कि आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहते हैं तो आप तैयारी कर लो, ठीक है, आपको कुछ कहना है तो आप अपनी बात कह सकते हो, अपने पक्ष में कह सकते हो। उस तरह से 14 डेज का एक नोटिस प्रेसिडेंट को भेजा जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए देखो टाइप्स ऑफ मेजोरिटी होती है, एक सिंपल मेजोरिटी होती है, स्पेशल मेजोरिटी होती है, और भी कई तरह की मेजोरिटी होती हैं। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहली कंडीशन क्या हुई कि प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट को इनिशिएट करना कौन कर रहा है, लोकसभा। लोकसभा को क्या करना पड़ेगा, लोकसभा को अपने मेंबर्स, अपने लोकसभा मेंबर्स में से 1/4 मेंबर से एक पेपर पर सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, तब जाकर प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद 14 डेज का लेटर, 14 डेज का एक नोटिस जो है प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा कि आप अपने पक्ष में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो, आप उसके बारे में कह सकते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, एक बिल होगा, बिल पास कराया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ लोकसभा में, ठीक है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक बिल जो है, बिल इनिशिएट होगा और उस बिल को पास किया जाएगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए। यानी कि या फिर जिस भी हाउस ने इस चीज को इनिशिएट किया है वो हाउस एक बिल निकालेगा और उस बिल को स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास करवाया जाएगा। यानी कि अप्रॉक्स 2/3 मेंबर्स जो हैं, मेंबर्स जो लोकसभा के हैं, वो साइन करेंगे उस बिल पर। और अगर 2/3 मेंबर्स उस बिल पर सिग्नेचर कर देते हैं, स्पेशल मेजोरिटी पास कर लेते हैं, तब जाकर व्हेन द बिल वाज पास्ड इन द लोकसभा देन द बिल वेंट टू द राज्यसभा। जब लोकसभा में वो बिल स्पेशल मेजोरिटी के साथ पास हो जाएगा, उसके बाद वो बिल जाएगा राज्यसभा के पास, ठीक है। एक और चीज मैं बता देता हूं, सपोज मैंने यहां पर 2/3 मेंबर्स के बताया कि 2/3 मेंबर्स जो है उस बिल पर सिग्नेचर करेंगे तब स्पेशल मेजोरिटी पास होगी। सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर कोई, जैसे हमने 2/3 है, यहां पर मान लो 100 मेंबर्स हैं, ठीक है, यहां पर 2/3 मेंबर्स हमें चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो 0.5 में आता है, 0.5 से ऊपर आ जाता है, सपोज 66.6% मेजोरिटी हमें मिल गई, तो 0.5 से ऊपर आ रहा है तो हम इसको 67 काउंट करेंगे, ठीक है। तो 67 मेंबर्स की हमें स्पेशल मेजोरिटी मिल जाएगी। ये चीज आप समझ गए। तो आप सिंपल भाषा में समझो कि जब 14 डेज का नोटिस उन्हें भेज दिया जाएगा, उसके बाद 2/3 मेंबर्स से जो है उस बिल पर सिग्नेचर कराया जाएगा और स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास कर दिया जाएगा। और उसके बाद वो बिल कहां जाएगा, राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा क्या होगा, राज्यसभा होगा इन्वेस्टिगेटिंग हाउस, ठीक है। राज्यसभा क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी कि प्रेसिडेंट के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो सही है या नहीं। अगर वो गलत हैं तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट को नहीं हटा पाएगा कोई, और अगर इन्वेस्टिगेशन में जो आरोप लगाए गए हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, वो सही हैं, तो राज्यसभा को भी स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस बिल को पास करवाना होगा, ठीक है। और अगर बिल पास नहीं करवा पाते तो इंपीचमेंट नहीं होगी प्रेसिडेंट की। तो अगर बिल स्पेशल मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में भी पास हो गया तो प्रेसिडेंट को उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। अब एक चीज मैंने आपको और बताई थी, अब एक चीज और ध्यान देना कि मैंने इलेक्शंस में आपसे कहा कि इलेक्टेड मेंबर्स ही सिर्फ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट में नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स दोनों हाउस के पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मतलब कर सकते हैं, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा दोनों मेंबर, दोनों हाउस के नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर्स दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट की इंपीचमेंट के लिए। लेकिन स्टेट विधानसभा यानी दिल्ली एंड पौंडीचेरी विधानसभा मेंबर्स नॉट पार्टिसिपेटेड इन इंपीचमेंट, ठीक है। दिल्ली एंड पौंडीचेरी जो के एमएलए होते हैं, यानी कि जो विधानसभा मेंबर्स होते हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते इंपीचमेंट में। यानी कि एमएलए और दिल्ली एंड पौंडीचेरी के एमएलए वो इस इंपीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अब हम आगे चलते हैं, पार्डनिंग पावर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें, पार्डनिंग का मतलब हम सबको पता है माफी, ठीक है। पार्डनिंग यानी कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर्स हैं वो आर्टिकल 72 इन्हें प्रेसिडेंट को ये पावर्स देता है। अब वो कौन कौन सी पावर्स हैं हम उनके बारे में बात करने वाले हैं आगे। अब उससे पहले कुछ बेसिक्स हैं वो हम पढ़ लेते हैं। कुछ बेसिक्स क्या होते हैं, देखो हम सभी को पता है कि जो प्रेसिडेंट
सबसे पहले प्रेसिडेंट हाईएस्ट पोस्ट होती है इंडिया की, वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट, और उसके बाद आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, और उसके नीचे आ जाते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। देखो, हालांकि प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और कहीं ना कहीं मैं कहूं नहीं भी होती हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट एक चेहरा होता है देश को रिप्रेजेंट करने का। अगर हम किसी देश के साथ कोई डील करना चाहते हैं तो प्रेसिडेंट उस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। कोई भी किसी के साथ वॉर स्टार्ट करनी है तो हमें प्रेसिडेंट के सिग्नेचर चाहिए होंगे, ठीक है। लेकिन या मान लो किसी देश का कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट इंडिया में आया, कोई बड़ी हायर अथॉरिटी इंडिया में आई किसी और देश की, तो प्रेसिडेंट उसको लेने जाएगा एयरपोर्ट पर, ठीक है। और जब वो अपने दिल्ली वगैरह अपने इंडिया को घुमा देगा, और तब जब प्रेसिडेंट वापस जा रहा होगा किसी और देश का, तो प्रेसिडेंट ही उसको छोड़ कर आएगा। हालांकि अब तुम ये कहोगे कि प्राइम मिनिस्टर भी तो जाते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि प्राइम मिनिस्टर नहीं जा सकते। अगर प्राइम मिनिस्टर के पास टाइम है तो प्राइम मिनिस्टर भी किसी को भी जा छोड़ के आ सकते हैं और उनको लेने भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है, यानी हायर अथॉरिटी को लेने के लिए प्रेसिडेंट ही जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। ये एक डिप्लोमेटिक पावर होती है जो कि प्रेसिडेंट के पास होती है, कोई भी एरा गैरा लेने नहीं जा सकता। अब यहां पर बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है। अगर अपने देश में बात करें, सबसे ज्यादा पावर्स जिसके पास होती हैं और वो उन पावर्स का यूज भी बहुत अच्छे से करता है, वो उसकी हम बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और प्राइम मिनिस्टर उस चीज को बहुत अच्छे से यूज भी करता है, ठीक है। और उसी को हम कहते हैं डिफैक्टो। डिफैक्टो का मतलब ये होता है कि आपके पास पावर्स भी हैं और आप उन पावर्स को बहुत अच्छे से यूज कर रहे हो, ये चीज हो गई। नेक्स्ट बात कि प्राइम मिनिस्टर, देखो प्राइम मिनिस्टर सारे काम करता है इंडिया अपने देश में। अब प्राइम मिनिस्टर कोई भी काम करना चाहता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी काम करना चाहती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को सजेस्ट करेगी और प्राइम मिनिस्टर उस चीज की एग्री कर देते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर कोई भी चीज प्रेसिडेंट को सजेस्ट करते हैं तो प्रेसिडेंट को वो चीज फॉलो करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। प्रेसिडेंट उस चीज के लिए बाउंड है, ठीक है। यानी कि इस देश में सारे काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। सारी पावर्स किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। प्राइम मिनिस्टर एक नेक्स्ट लेवल पे चीजें करता है और वो कुछ भी कर सकता है। बस प्रेसिडेंट एक चेहरा है, प्रेसिडेंट का एक काम है सिग्नेचर करना। ये चीज आप सभी लोग आराम से समझ गए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट एक फेस है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के। अब यहां पर एक चीज और ध्यान देते हैं कि सपोज मैं हूं, मान लो कि मैं बहुत सीधा साधा इंसान हूं, ठीक है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा देखो हर इस धरती पर, इस देश में, कहीं पर भी आपके कोई ना कोई ऐसे आपके आसपास लोग होते हैं जो कि आपसे चिढ़ते हैं। आपने उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा होता है, वो आपसे फिर भी चिढ़ते हैं, वो आपको खुश नहीं देखना चाहते, ठीक है। तो अब उन लोगों ने क्या किया, सपोज आपको किसी गलत केस में फंसाकर आपको सजा दिला दी, ठीक है। ऐसा अपने देश में बहुत आराम से हो जाता है, ठीक है। आपको किसी आपके दुश्मन ने, किसी दोस्त ने, किसी पड़ोसी ने आपको गलत केस में फंसाकर आपको जेल में डलवा दिया, आपको सजा दिलवा दी, और लोअर कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या हाई कोर्ट उन्होंने क्या किया, आपको मौत की सजा सुना दी, आपको फांसी की सजा सुना दी। फिर अब अपन कहांगे सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट लास्ट अपील कोर्ट है। जब आप कहीं किसी और कोर्ट के, यानी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, उनके डिसीजन से, उनके फैसले से अगर आप खुश नहीं हो तो आप कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अगर मान लो लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, आप निर्दोष हो लेकिन आपको गलत केस में फंसाकर आपको सजा दिला दी, और नीचे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उन्होंने आपको मौत की सजा सुना दी, फिर आपने सोचा चलो हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट शायद हमारी बात को सुनेगी और समझेगी और हमें न्याय दिलाएगी, ठीक है। तो आप सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी सबूत के आधार पर ही सजा देती है। अब वहां पर भी उन लोगों ने गलत सबूत आपके सामने, आपके खिलाफ पेश कर दिए और आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा सुना दी, आपको फांसी की सजा सुना दी, ठीक है। तो आपके पास क्या है, आपके पास एक और राइट है जो कि यानी कि अगर मैं एक दूसरी तरह से कहूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, देखो भीमराव अंबेडकर जो थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले, उन्होंने खुद एक बार उनसे पूछी गई थी काफी बार कि अगर सपोज जुडिशरी जो है, अपनी जुडिशरी
क्या वो कभी गलत नहीं हो सकती? क्या वो कभी किसी को गलत फैसले नहीं सुना सकती? या कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को गलत तरीके से अन्याय हो गया, उसको फांसी की सजा मिल गई, तो ये चीज गलत है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिख दी और प्रेसिडेंट को एक सुपर पावर दे दी, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर। आर्टिकल 72 जो है प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि अगर किसी को जुडिशरी गलत तरीके से या गलत सबूतों के आधार पे किसी को सजा सुना देती है मौत की, और अगर वो इंसान प्रेसिडेंट के पास जाकर अपनी अपनी चीज़ों को रखता है, अपनी बातों को रखता है, अपने सबूतों को, निर्दोष होने के सबूतों को पेश करता है, और प्रेसिडेंट अगर उन चीज़ों को समझते हैं और प्रेसिडेंट उस इंसान को माफ़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं वो मतलब खारिज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखा है कि अगर लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं। आप प्रेसिडेंट, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो अपनी अपनी सजा के लिए, अपनी जो गलतियां हैं उसकी माफी मांगने, या आप अपने निर्दोष होने का सबूत प्रूफ करके आप बचना चाहते हो, आपको फांसी ना मिले, उस चीज के लिए आप प्रेसिडेंट जा सकते हो प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, और प्रेसिडेंट आपको माफ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते। अगर माफ कर दिया तो आपको सजा नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं कि आप प्रेसिडेंट के पास कब जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी चला जाए प्रेसिडेंट के पास, या किसी भी बात को लेकर प्रेसिडेंट के पास चला जाए, ऐसा नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि अगर आपको किसी सरकार द्वारा बनाए हुए कानून के द्वारा उसके अगेंस्ट आपको कोई सजा दी गई, ठीक है, या फिर मान लो कोर्ट मार्शल जो है, मिलिट्री कोर्ट में आपको कोर्ट मार्शल किया गया, ठीक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। या फिर आपको फांसी की सजा सुना दी तो आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। ठीक है, ये कुछ 3 कंडीशंस होती हैं जिनमें आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो और प्रेसिडेंट आपकी बात को सुनेगा, और अगर आप निर्दोष साबित होते हो तो आपको जो भी सजा मिली है वो सारी खत्म कर सकता है प्रेसिडेंट, आपको सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को भी खत्म कर देगा प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यानी कि जो यहाँ पर 3 कंडीशंस क्या हैं कि अगर मान लो सरकार के द्वारा कोई बनाया हुआ कानून है, उसके अगेंस्ट आपको जाकर आपको पनिश किया गया हो, आपको सजा सुनाई गई हो, या फिर आपका कोर्ट मार्शल हुआ जो गलत तरीके से हुआ है, क्योंकि प्रेसिडेंट को ऑब्वियसली चीफ हेड कहा जाता है अपनी पूरी इंडियन आर्मी का। ठीक है, तो इस हिसाब से भी आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। नेक्स्ट आता है अब कौन कौन सी पावर्स होती हैं। 5 तरह की पावर्स होती हैं, पार्डनिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। पहला आ जाता है पार्डन। पार्डन का मतलब यहां पर सिंपल सा है कि जितनी कोई भी सजा आपको मिली है, कोई भी सजा, पूरी तरह से सारी सजाएं आपकी माफ कर दे प्रेसिडेंट, सारी सजाएं। इट रिमूव्स बोथ द सेंटेंस एंड द कन्विक्शन एंड कंप्लीटली एब्सॉल्व द कन्विक्ट फ्रॉम ऑल द सेंटेंस, पनिशमेंट एंड डिस्क्वालिफिकेशन। यानी कि आपको पूरी तरह से माफ कर दे, चाहे आपको फांसी की सजा मिली हो, चाहे आपको 10 साल की सजा मिली हो, चाहे उम्र कैद की सजा मिली हो। अगर आप निर्दोष हो, आपको फांसी की सजा सुना दी गई, तो आप प्रेसिडेंट के पास जाकर अपने सबूतों को सामने रख सकते हो, आप अपनी बात कह सकते हो, और प्रेसिडेंट को अगर वो चीज़ें सही लगती हैं, उसको समझ में आता है, उसको लगता है कि आप निर्दोष हो, आपको गलत तरीके से सजा सुना दी गई है, और अगर वो चाहता है तो आपको कंप्लीटली माफ कर सकता है, पूरी तरह से माफ कर सकता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, पहली पावर हो गई पार्डन। दूसरी पावर हो गई कम्यूटेशन। कम्यूटेशन में यहां पर यह है कि इट डिनोट्स द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फॉर अ लाइटर फॉर्म। अगर यहां पर यह है कि अगर आपको कोई गलती की, आपने कोई क्राइम किया, कोई ऐसी गलती करी जिसकी सजा फांसी नहीं होनी चाहिए थी, बट आपको फांसी की सजा सुना दी गई, फिर आप गए प्रेसिडेंट के पास अपनी अपनी बात रखी, और प्रेसिडेंट को वो चीज सही लगी, तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, आपकी सजा तो कंप्लीटली माफ नहीं करेगा, लेकिन हाँ वो ये कर सकता है कि अगर आपको फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूशन कोई सजा दे सकता है। जैसे कि अगर आपको फांसी की सजा है तो उसको माफ करके प्रेसिडेंट आपको उम्र कैद की सजा सुना सकता है, 10 साल की सजा सुना सकता है। ठीक है, तो यहां पर कम्यूटेशन पावर ये है। तीसरी आ जाती है रीमिशन। रीमिशन में यहां पर यह आ जाता है कि यहां पर आपकी जो सजा है, सपोज आपको उम्र कैद की सजा मिली है, तो उस सजा को रिड्यूस कर देगा, कम कर देगा। 10 अगर मान लो 14 साल की सजा मिली है तो आपकी सजा 7 साल कर सकता है। ठीक है, ये कुछ चीजें। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो, कम्यूटेशन में आपको फांसी की सजा से दूसरी सजा दे सकता है, उम्र कैद की सजा दे सकता है, मतलब एक बहुत बड़ी सजा से आपको हल्की और छोटी सजा दी। ठीक है, लेकिन रिमिशन में आपका टाइम पीरियड कम कर दिया
कि आपको 15 साल की सजा मिली है तो आपको 10 साल की सजा कर देगा, 5 साल की सजा कर देगा। यहां पर सिर्फ टाइम पीरियड कम किया, लेकिन यहां पर एक सजा को दूसरी सजा में कन्वर्ट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो ये कुछ पावर्स होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं। रिस्पाइट पावर, इसमें क्या होता है कि इट डिनोट्स अवॉर्डिंग लेसर सेंटेंस इन प्लेस ऑफ वन ओरिजिनली अवॉर्डेड ड्यू टू सम स्पेशल फैक्ट सच एज फिजिकल डिसेबिलिटी। सपोज यहां पर बात करी गई, यहां पर मैन एंड वुमेन दोनों की बात करी है कि अगर कोई फीमेल है, उसने कोई क्राइम किया था, उसको सजा मिली फांसी की, ठीक है, या कोई मैन है, वो फिजिकल डिसेबल है, वो अंधा है, उसको दिखाई नहीं देता, उसको सुनाई नहीं देता, और उसको सजा मिल गई उम्र कैद की, या उसको सजा मिल गई फांसी की, ठीक है, स्पेशल फैक्ट्स हैं, तो वहां पर आप प्रेसिडेंट के पास जा सकते हो। वहां पर आप कह सकते हो कि मैं प्रेग्नेंट हूं, या आप सर मुझे देखो, कि देखो मुझे सुनाई भी नहीं देता, दिखाई भी नहीं देता, मुझे ऐसी सजा मिली, तो आप कुछ प्लीज मेरी हेल्प करो, इस तरह से। तो वहां पर प्रेसिडेंट आपको आपकी जो उम्र है, जो सजा है, उसको कम कर सकता है, ठीक है, या फिर आपको माफ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाती है रिप्रीव। रिप्राइव का मतलब यहां पर आ जाता है इट इंप्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस। इसका मतलब यहां पर यह है कि सपोज आपको कोई सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी और आपको विद इन अ वीक में फांसी की सजा होने वाली है, फिर आप गए प्रेसिडेंट के पास, आपने रिक्वेस्ट करी। अब प्रेसिडेंट ऐसा तो है नहीं विद इन अ वीक में आपको फांसी होने वाली है, प्रेसिडेंट आपको माफ कर दे, आपकी सजा कम कर दे, ऐसा तो नहीं है। वो चीजें देखेगा, समझेगा, आपके खिलाफ सबूत पता करेगा, आपके बारे में जानेगा, उसको एक टाइम चाहिए ना। तो टाइम लेने के लिए, आपके बारे में चीजें पता करने के लिए उसको टाइम चाहिए। टाइम लेने के लिए वो क्या करेगा कि आपकी सजा पर स्टे लगा सकता है। स्टे लगाने का मतलब यहां पर ये कि जहां पर आपको विद इन अ वीक में फांसी की सजा मिलने वाली थी, वहां पर वो 1 महीने का टाइम पीरियड ले सकता है, ठीक है। तो वो 1 महीने का स्टे लगा देगा, तो आपको फांसी की सजा अब 1 महीने बाद मिलेगी। तो उस 1 महीने के टाइम पीरियड में प्रेसिडेंट उन चीजों को पता कर लेगा, और उसको लगता है अगर आप निर्दोष हो, आपको गलत तरीके से सजा मिली है, या आपको माफ करना चाहिए, तो फिर वहां पर वो चीजें प्रेसिडेंट कर सकता है। तो ये कुछ 5 पावर्स हैं जो कि प्रेसिडेंट के बारे में, पार्डनिंग पावर्स जो प्रेसिडेंट के पास हैं, ठीक है। और सेम चीजें ये जो जैसे प्रेसिडेंट के पास सारी पावर्स है ना, ये जो 5 पावर्स हमने पढ़ी हैं, पार्डन, कम्यूटेशन, रिमिशन, रिस्पाइट, रिप्राइव, ये जो 5 पावर्स है ना, ये गवर्नर के पास भी सारी पावर्स होती हैं सेम। और जो गवर्नर को ये जो पावर्स मिलती हैं, ये मिलती हैं आर्टिकल 161 के अंडर में, लेकिन कुछ डिफरेंस होता है। हालांकि गवर्नर के पास भी प्रेसिडेंट के बराबर पावर्स हैं, लेकिन फिर भी डिफरेंस तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मान लो मैंने क्या किया, 2 लोगों को बाइक गिफ्ट कर दी। एक बंदे को मैंने, प्रेसिडेंट को बाइक गिफ्ट करी पल्सर, और गवर्नर को मैंने बाइक गिफ्ट करी कौन सी, हीरो होंडा स्प्लेंडर। तो बाइक तो मैंने दोनों को गिफ्ट करी है, लेकिन दोनों बाइक्स में बहुत डिफरेंस है। एक को पल्सर मिली है, एक को हीरो होंडा स्प्लेंडर ही मिली है। तो उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को दी है। प्रेसिडेंट को अंडर आर्टिकल 72 के तहत माफ करने की पार्डनिंग पावर्स दी हैं, और गवर्नर को आर्टिकल 161 के तहत पार्डनिंग पावर्स दी हैं, सेम पावर्स दी हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो यहां पर बात करी गई है कि प्रेसिडेंट, गवर्नर कैन नॉट कंप्लीटली, मतलब यहां पर यह डिफरेंस है कि गवर्नर किसी की सजा को कंप्लीटली माफ नहीं कर सकता, जैसे कि प्रेसिडेंट किसी की सजा को पूरी तरह से माफ कर सकता है, फांसी की सजा को पूरी तरह से खत्म कर सकता है, उसके ऊपर जितने एलिगेशंस हैं उन सभी को खत्म कर सकता है, लेकिन गवर्नर किसी भी इंसान की सजा को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता। वो एक सजा को दूसरी सजा में कन्वर्ट कर सकता है, सजा को कम कर सकता है, बट पूरी तरह से सजा को माफ नहीं कर सकता। ये डिफरेंस होता है गवर्नर की पावर्स और प्रेसिडेंट की पावर्स में डिफरेंस। दूसरा, इन मिलिट्री कोर्ट यानी कि जो कोर्ट मार्शल केसेस हैं, उनमें गवर्नर कुछ भी नहीं काम कर सकता, कुछ भी अपना जो फैसला है वो नहीं सुना सकता। तो ये डिफरेंस होता है प्रेसिडेंट गवर्नर के बीच। इसी के साथ हमारे इस वीडियो का एंड होता है गाइज, ठीक है। तो हमने इसमें पढ़ी हैं 5 टाइप की पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट के पास और गवर्नर के पास भी होती हैं, ठीक है। लेकिन क्या डिफरेंस है प्रेसिडेंट गवर्नर के डिफरेंस, वो मैंने आपको बताए। दूसरा हमने पढ़ा उनकी इंपीचमेंट कैसे की जाती है, और तीसरा हमने पढ़ा कि उनका इलेक्शन कैसे होता है। इन 3 चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हो, और एक और चीज़ कर सकते हो, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और उन अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, आपको समझ में आई हैं, और जो भी एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, वो इस प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने हर एक चीज़ को पढ़ाया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।